डॉक्टर रघुवीर चौधरी गुजराती भाषेचे ज्येष्ठ श्रेष्ठ साहित्यिक, कादंबरीकार, कथाकार, कवी, समीक्षक, ललित कला लेखक आणि स्तंभलेखक अशी विविधांगानं त्यांनी गुजराती भाषेची दीर्घकाळ सेवा केलेली आहे, आजही करत आहेत. गांधीवादी विचारसरणीचे, मानवतावादी मूल्यांचा पुरस्कार करणारे ज्येष्ठ साहित्यिक असा संपूर्ण भारतीय साहित्य विश्वामध्ये त्यांचा गौरव केला जातो. नुकताच त्यांना भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर झाला. डी.वाय. पाटिल विद्यापीठ पिंपरी पुणे की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, आपको विनम्र अभिवादन करना चाहते हैं, तो बस उसका स्वीकार कर लीजिए. जी हाँ. मेरे दादाजी हाँ. और पिताजी दोनों को लोग भगत कहते थे. चौधरी भी कह सकते थे, लेकिन भगत, वो भगत थे, भक्त थे. अच्छा. दादाजी तो पता नहीं बहुत कुछ जानते थे. कोई बीमार हो गया, कोई तकलीफ हो गई और कोई धागा मंत्र के साथ वो दे देते थे. अच्छा. और वो जिंदा रहता था, ऐसी मान्यताएं थी. लेकिन सारे देश में उस समय वो घूमते रहे. खेती का काम तो पिताजी ने संभाल लिया. पिताजी को भी लोग भगत कहते थे, लेकिन वो जादू मंत्र वाले नहीं थे. पिताजी सीधे मानवतावादी थे. कि पिताजी सत्संगी थे. हाँ. किसी साधु से, किसी ज्ञानी से जो सुनते थे उनको याद रहता था. और बचपन में मैंने पौराणिक ऐतिहासिक कथानक जो सुने उनसे, बाद में मैंने अध्ययन किया तो लगा कि वो सब सही था. वो जो जानते थे मौखिक रूप से, वो सब सही था. तो आश्चर्य की बात है बिल्कुल कि हमारी भारतीय मौखिक परंपरा कितनी समृद्ध है. अस्तित्ववाद की जो आपकी संकल्पना है, वो शायद अमृता से आपने शुरुआत की. उसके सारे पहलुओं को समझाते समझाते आप अब तक अपना लेखन कर रहे हैं. तो विद्यार्थी अवस्था में ये अस्तित्ववाद का बड़ा प्रभाव था. और सार्त्र वैसे प्रिय लेखक भी रहे. और अल्बेर कामू, जिन्होंने एब्सर्ड, असंगत, हाँ. उसकी बात की, वो भी प्रिय रहे. और वो अधिक कलात्मक भी थे. तो वो प्रभाव था. दूसरी बार बचपन से जो प्रभाव था वो श्रीमद् भगवद गीता का था. बचपन में स्नान करके गीता पढ़ना एक क्रम था. फिर पांडुरंग शास्त्री आथवले, आप जानते होंगे, स्वाध्यायकार. हाँ, वो हमारे मानसा, हमारा जो टाउन जहाँ हमारे स्कूल में मैं पढ़ता था, जहाँ भोलाई पटेल मेरे प्रिय शिक्षक थे, तो वहाँ भी एक बार उनके व्याख्यान हुए. मुझे आश्चर्य हुआ कि सब कंठस्थ, शास्त्री जी को सब कंठस्थ, और वाग्धारा भी अद्भुत. वो भी हमारे साहित्य सम्मेलन में एक बार पधारे थे. उनके वहाँ भी, वो तत्वज्ञान विद्यापीठ, वहाँ भी हम लोग गए थे. तो ये जो गीता का प्रभाव था, जिसमें अनासक्त कर्म की बात है, तो ये एक और है. और अस्तित्ववाद जो अपने अहंकार में सबको समाविष्ट करना चाहता है, निरीश्वरवादी भी है. उसमें दोनों रूप है. वो श्रद्धा को परमेश्वर मानने वाला भी किरकेगार्ड का रूप है, और ये निरीश्वरवादी भी है. लेकिन हम तो गीता के प्रभाव में ये जो परम तत्व है, चैतन्य जो है विश्वव्यापी, उसी में श्रद्धा करते हैं. और अवतारवाद में माने या न माने, लेकिन ऐसा कुछ है जो हमसे बाहर है, हमसे बड़ा है, जो संतुलन रखता है विश्व का, उसमें हमारी श्रद्धा है. और गीता में भी जो विश्वरूप दर्शन है, वही परम तत्व है. वो जो नवनिर्माण का आंदोलन गुजरात में रहा है, उससे भी आपका रिश्ता रह चुका है. भूदान आंदोलन से भी रह चुका है. तो इससे आपको साहित्यिक क्षेत्र में कैसा उसका उपयोग हुआ, कैसा इजाफा हुआ? तो बचपन में एक गांधी प्रभाव रहा, और विद्यार्थी अवस्था में इस प्रकार के काम करते रहे. हाँ. जैसे ग्राम भारती संस्था के जो स्थापक मोतीभाई चौधरी, वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और ऐसा ही काम करते थे. और वो जो संस्था है उसका अभी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, तो थोड़ा समय उसमें भी देता हूँ. एक दूसरी संस्था है सौराष्ट्र में, भावनगर के पास, लोक भारती, जिसमें नाना भाई भट्ट नई तालीम के ग्राम विस्तार में प्रवर्तक, गांधी विचार को गांव विस्तार में वो ले गए. तो उससे भी मैं ट्रस्टी के रूप में जुड़ा हुआ हूँ. तो एक काम आज भी करता हूँ. और पानी की एक समस्या है, फाउंडेशन जो मोतीभाई चौधरी के नाम से हमने किया है. आपको आश्चर्य होगा, यहाँ मेहसाना जिले में ये जो दूध उत्पादक हैं,
उन सब ने एक दिन की आय दे दी और 1,11,00,000 रुपए एकत्रित हुए। बाप रे। और इसके बाद हमने मोती भाई पर ग्रंथ किया तो खर्च निकाल के 75 लाख रुपए एकत्रित हुए। वो राशि है तो, और सरकार की ओर से अनुदान भी मिलते हैं। तो तालाब बनाना और आड़बंद बांधना, तमाम प्रकार के जो काम है पानी को बचाने के, वो संस्था के द्वारा होते हैं। जितना होना चाहिए इतना तो नहीं हो पाता, लेकिन कुछ न कुछ होता है। तो गांधी जी तो आज समांतर रूप से हैं यहाँ, जो अभागा है वो प्रभावित न हो। फिर विनोबा जी काल्टी केरला में शंकराचार्य की जन्मभूमि, वहाँ सर्वोदय सम्मेलन था। तो वहाँ मैं मोती भाई और अन्य मित्रों के साथ में गया और पहली बार वहाँ जयप्रकाश जी आए और इन्होंने जीवन समर्पण किया। अच्छा। और इस तरह से विनोबा से तो बहुत प्रभावित हूँ। इतना सारा, इतना काव्यात्मक, इतना ज्ञान, इतनी मौलिकता। ये जो गीता प्रवचन उनके हैं ना, जिसका अनुवाद हमारे एक राजनीतिक ठाकुर भाई देसाई ने किया था और साने गुरुजी वो लिखते थे। अच्छा। जेल में विनोबा जी जो प्रवचन करते थे साने गुरुजी लिखते थे। मैं साने गुरुजी से भी बहुत प्रभावित, और उनकी जो पुस्तक है भारतीय संस्कृति मेरी प्रिय पुस्तक है। मौलिक चिंतन उनका है। इसी कारण भी मैं कह सकता हूँ कि ये गांधी विनोबा जयप्रकाश की जो परंपरा है किसी भी भारतीय लेखक के लिए बहुत उपकारक है। आपके साहित्य पर, आपके विचारों पर कालिदास जी, प्रेमचंद, इलियट, इनका भी प्रभाव रह चुका है। आप अच्छे कवि रह चुके हैं। आप कविताएं, आपने बहुत कविता संग्रह आपके प्रकाशित हैं। उनके बारे में, जैसे तमसा से लेकर। तो तमसा तो जो नाम है वो वाल्मीकि की नदी है। हाँ। जहाँ इनको ये श्लोक मिला, शोक से श्लोक बना। हाँ। माँ निषाद प्रतिष्ठान। हाँ। तो वाल्मीकि, व्यास, और व्यास ने तो सारे जगत को व्यक्त किया। बड़ी बात उनके बारे में जो महाभारत में है वो अन्यत्र मिलेगा, लेकिन यहाँ जो नहीं है नहीं मिलेगा, जो कहा गया है। और मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है, ये जो व्यास की संकल्पना है। कालिदास वो वाल्मीकि से बहुत प्रभावित है। मैं थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ाता था, तो उसमें जो उपमाएं वाल्मीकि में है वो कालिदास में कैसे आती है वो भी मैं देखता था। कालिदास के बारे में ये कहा जाता है कि संस्कृत का अध्ययन कालिदास से शुरू होता है और कालिदास को समझने के बाद समाप्त होता है। डॉक्टर रघुवीर चौधरी यांनी गुजराती आणि हिंदी अशा भाषांमध्ये मिळून जवळजवळ 100हून अधिक पुस्तकं लिहिलेली आहेत। ती सर्व प्रकाशित होत आहेत। त्यांच्या अनेक आवृत्त्या निघालेल्या आहेत। त्याचबरोबर रंगद्वार प्रकाशन नावाचं त्यांचं स्वतःचं प्रकाशन गृह आहे। गांधीजींच्या विचारांमुळे प्रभावित झालेल्या डॉक्टर रघुवीर चौधरी यांनी प्रत्येक गावामध्ये एखादं तरी सुसज्ज असं वाचनालय असलं पाहिजे आणि सर्वसामान्य वाचकापर्यंत पुस्तकं पोहोचली पाहिजेत याच्यासाठी वैयक्तिक पातळीवरती आणि सामाजिक पातळीवरती खूप प्रयत्न केलेले आहेत। त्यांच्या साहित्यामागची जी प्रेरणा आहे, त्यांच्या प्रत्येक कादंबरी मागची, त्या विषयामागची जी प्रेरणा आहे, त्याबद्दलही आपण त्यांना बोलतं करूया। वैसे तो मैं केवल कविता लिखना चाहता था। हाँ। और शुरू में वही किया, लेकिन बाद में जो अनुभव आए ना, हाँ। जो समस्याएं आई जिनसे हम टकराए, तो वो लिखना अनिवार्य हो गया। तो पहले तो ये अस्तित्ववाद का प्रभाव और उसका प्रतिकार, तो अमृता। फिर 12 वर्ष के बाद इन प्रभावों से मुक्त होकर, आधुनिकता वगैरह के प्रभाव से मुक्त कर जो अनुआधुनिक का समय आया है, जिसमें ज्यादा खुलापन है, तो उसमें ये सोचा कि अब वतन की आत्मकथा, हमारे गांव और आसपास का जो विस्तार है उसकी आत्मकथा लिखनी चाहिए। और अपने आप को बांटकर, कई चरित्रों में बांटकर, 3 पीढ़ियों की बात इसमें की। आज़ादी से पहले इसका आरंभ होता है और 72 के बाद तक ये चलता है। गांव केंद्र में है, लेकिन शहर भी गांव में पहुंच गया है, अमेरिका भी पहुंच गया है, थोड़ा सा अंश वो भी इसमें आता है। बिल्कुल। तो उपरवास तो भौगोलिक संज्ञा है और उत्तर गुजरात के कई लक्षण इसमें हैं। सहवास सामाजिक संज्ञा है और समूह जीवन जो गांव का है वो इसमें है। और अंतरवास, उसका जो
प्रमुख पात्र है वो अकेला हो जाता है। वो गांव में जाकर काम करना चाहता है लेकिन वो आगंतुक हो जाता है, बाहर का विस्थापित जैसा उसको लगता है, तो अपने भीतर वो जाता है। तो एक प्रक्रिया सहज है हम सभी के लिए, चाहे कुछ भी अधिक करना चाहे सामाजिक बनकर, फिर भी हम अकेले हो जाते हैं। तो ये सारा विकास है। और पहले खंड में उपरवास में बोलचाल की भाषा का मार्जन है, और तीसरे में कुछ अधिक साहित्यिक भी वो हो गया है नायक की अंतर यात्रा के कारण। लेकिन कई चरित्र इसमें हैं और मुश्किल था लिखना, लेकिन हमने सोचा था कि एक साथ पूरा करके ही छापेंगे। हमारे पन्नालाल पटेल जो इस प्रकार के बड़े लेखक हैं, आप जानते होंगे, वो हमारे समधी भी हैं, इनको भी एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपने एक साथ, हमने एक साथ लिखा और इसके कारण इसकी संकलना कुछ ठीक होती है, एक साथ प्रकाशित करें। हमारे बड़े लेखक दर्शक मनु भाई पंचोली, वो लोक भारती वाले, उन्होंने भी झेर तो पीधा छे जानी जानी, मीराबाई की जो पंक्ति है उस वो पर पहला एक फिल्म भी आ चुकी है। हाँ, और फिर दूसरा खंड बाद में, और तीसरा तो 30 साल के बाद करीब लिखा। फिर भी अच्छे हैं अपने आप में। तीसरे खंड में युद्ध का वर्णन है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये अनुभव थे, बड़े लेखक हैं, लेकिन संकलना का सवाल जो होता है वो हल हो, इसलिए हमने एक साथ पूरा किया। दोबारा भी जितना हो सका लिखा। भाषा के विषय में भी सोचा। हमारे बड़े भाषा वैज्ञानिक गुरु थे हरिवल्लभ भायणी, उन्होंने 15 प्रकरण पढ़कर कहा कि ये तो लोग नहीं समझेंगे, बिल्कुल बोलचाल की भाषा में मत लिखो, कुछ ठीक करो। तो वो 15 प्रकरण हमने दोबारा लिखे और जितना हो सका आसान किया। फिर भी बम्बई के एक पाठक ने हमको डांटा था कि क्या भाषा के लिए उपन्यास होता है? भाषा का महत्व है ही। जैसे मेला आंचल है, उसमें से वो बोलचाल की भाषा आप निकाल दे तो उसका गौरव कम हो जाएगा। वो बोलचाल की भाषा से वातावरण बनता है। तो ये भी एक विशेषता है उपरवास कथात्रय की। और इसी के लिए जी, आपने कई ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हाँ हैं, फिर आपके नाटक भी आ गए बाद में। हाँ, तो उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। हाँ, तो एक तो है हमारा परिवार जिससे संबंध रहा वो स्वामीनारायण संप्रदाय। उनका उदय जो गुजरात में हुआ, उस समय अंग्रेज थे और अराजकता थी। वो जो समय था उसको लेकर मैंने श्याम सुहागी उपन्यास लिखा। इसके बाद रुद्र महालय, वो हमारे उत्तर गुजरात का है, और इसके शिल्प स्थापत्य को केंद्र में रखकर और कलाकार का विद्रोह अन्याय के प्रति, वो विषय लेकर ये रुद्र महालय, और दूसरे संस्करण में रुद्र महालय की कर्पूर मंजरी, ऐसा शीर्षक भी दिया है। नायिका कर्पूर मंजरी है। तो इन दोनों का संबंध, ये तो मंत्री की बेटी है कर्पूर मंजरी और ये तो श्रमिक है, तो वो सरल होती है, वो गरीब जैसी हो जाती है साधना के द्वारा और संबंध संभव होता है। लेकिन उस समय का राजनीतिक वातावरण और ये सब भी इसमें आता है। प्रशिष्ट भाषा में है, थोड़ा कठिन है। मराठी में इसका अनुवाद सरल है कोई करे तो, लेकिन विद्वानों ने इसको भी बहुत सराहा। फिर एक उपन्यास जो सोमतीर्थ नामक है, तो सोमनाथ का जो मंदिर है कई बार टूटा। हमारा विषय यह है कि मंदिर टूटने से धर्म नहीं टूटता, यही स्थापना इसकी है। और बहुत मेहनत करके कई उपन्यास लोकप्रिय है। हमारे कन्हैयालाल मुंशी का भी सोमनाथ पर उपन्यास है, लेकिन इसकी जो नायिका है वो लड़ने वाली है, कलाकार भी है, नर्तकी भी है, लड़ने वाली भी है। ये एक नारी चेतना है ना आज की, वो इसमें है। एक बात ये भी है सोमनाथ में, सोमतीर्थ उपन्यास में, कि अधिक धन संचय मंदिरों के लिए अच्छा नहीं है। धन संचय था इसीलिए आक्रमण हुआ, और आक्रमण करने वाले के सेनापति तो हिंदू थे। ये जो हिंदू मुस्लिम झगड़े का मामला है ना, वो वास्तविक नहीं है, वो बना बनाया है, उपजाया हुआ है। इसलिए ये भी विषय है कि ऐसे विवाद कम हो, लोग तह तक जाए समस्या के। आपने तरह तरह के नाटक लिखे हैं जिनके व्यावसायिक मंचन भी हो गए हैं और समांतर रंगभूमि पर भी उनके काफी प्रयोग हो चुके हैं, जैसे कि डिम लाइट है जी, सिकंदर सानी है। जब बचपन में तो गांव में भवाई देखते थे। हाँ।
आपके यहाँ जैसे वो तमाशा है हाँ। ऐसे, और भवाई में वो सब होता था, नाचना गाना, और लोगों को भी शामिल कर देते थे। गांव गांव घूमते थे लोग। अब वो परंपरा क्षीण हुई, लेकिन बचपन में ये स्मरण है। फिर नाटक मंडलीय गांव में आती थी, अलग अलग ऐतिहासिक इस प्रकार के नायक नाटक वो खेलते थे, वो बचपन में देखते थे। तो हम लोगों ने भी बचपन में कुछ नाटक किए, स्कूल में किए, और कॉलेज में मैं बच्चों को नाटक सिखाता था। वो जो इतर प्रवृत्ति कहते हैं, मैं पूरक प्रवृत्ति कहता हूँ, इतर नहीं होता है। तो नाटक के द्वारा भी विद्यार्थी बोलना सीखता है शुद्ध भाषा में, जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं, उसकी आवाज़ में वो बल आए। तो मेरा हेतु तो यही था कि नाटक बच्चों को सिखाने के लिए मैं लिखता था, और कुछ नाटक पुरस्कृत भी हुए। एक हमारा पुराना नाटक, पुरानी रंगभूमि का वीणा वेली, वो हमने बच्चों को सिखाया। उसमें यह था कि स्टेज पर से ही गाना है कलाकार को। तो ऐसा एक शिक्षक हमको मिल गया था पुरानी रंगभूमि का, तो उसके भी कई शो हुए। और आज एसके आर्ट्स कॉलेज वो वीणा वेली नाट्य स्पर्धा अच्छा, हाँ चलाता है। हम लोगों ने उस समय जो कुछ नाटक किए, जो राशि एकत्रित हुई, उसके कारण ये आज भी ये प्रवृत्ति जारी है वहाँ। आप साहित्य का पुनर्लेखन आपने कई बार किया है। आपने कहा कि बहुत सरल भाषा में आम रसिक जनों के लिए भी आपने लिखा, लेकिन पुनर्लेखन करते समय उसमें काफी बदलाव लाने का आपने सोचा, और उस तरीके से आपने बदलाव लाए। मैंने शुरू इसलिए किया था कि नए लेखकों की अच्छी रचना कौन छापे। गुजरात सरकार में भी थोड़ी सुविधा है, साहित्य परिषद में भी हम करते हैं, लेकिन हमने भी ये प्रयत्न किया कि नए लेखकों की रचनाएं छपें अपनी योग्यता के अनुसार, और हमारी पुस्तकों से जो रॉयल्टी आती है उसका उपयोग इसमें हो। परिवार की जिम्मेदारी नहीं रही। हमारे बेटे संजय जो सबसे बड़े हैं वो प्रोफेसर रहे हैं, और घर का सारा खर्च वो निकालते हैं, इसलिए प्रकाशन से कुछ पाने की बात नहीं है। इसलिए प्रकाशन सब जानते हैं, हम अच्छे ढंग से प्रकाशन करते हैं। डॉक्टर रघुवीर चौधरी यांनी काव्याचे सगळे आकृतिबंध जवळजवळ हाताळलेले आहेत. सगळ्या प्रकारचे विषय काव्यात आणि कादंबरीमध्ये हाताळलेले आहेत. हे तर वारंवार आम्ही आपल्याला सांगितलेलंच आहे, पण त्याचबरोबर जन्मभूमी, दिव्य भास्कर यासारख्या दैनिकांसाठी त्यांनी वर्षानुवर्ष स्तंभलेखन केलेलं आहे. तर त्याबद्दल आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. बचाव नामो શું છે? इसको बचाव नामा कहेंगे, ठीक है। हाँ, ये हमारा दोष यह है कि हम मूल्य में मानते हैं, हाँ, नैतिकता में मानते हैं। हाँ, तो क्यों मानते हैं? जैसे कार्ट में बचाव करते हैं ना अपना, हाँ. इस अर्थ में ये बचाव नामू ये है गुजराती में। प्रबंध काव्य है आपका? लंबी कविता है, प्रबंध काव्य कहें तो इसका तो अर्थ इतना ही है कि अंतिम पंक्ति जो है, चाहवू एटले होवू एज अस्तित्वनी धरी। हमारा जो अस्तित्व है, यानी मनुष्य का नहीं, पूरे विश्व का जो अस्तित्व है वो टिकेगा प्रेम के कारण। चाहवू प्रेम करना व्यापक अर्थ में, चाहवू एटले होवू होना, एज अस्तित्वनी धरी, वहां तक ये बात ले गई है। इसमें क्या है कि चरित्र भी आते हैं, संघर्ष भी आता है, और पर्यावरण का भी प्रश्न इसमें लिया है हमने, और पूरी जो हमारी विरासत है उसके भी संकेत इसमें आए हैं। पहले मैंने अछंदस गुजराती में बोलते हैं मुक्त छंद में लिखा था। हमको लगा कि ये तो अनियंत्रित, फिर छंदों में ढाला इसको। तो छंदों में आने से कुछ नियंत्रण हुआ, कुछ नई काव्यात्मकता भी आई, और छपने के बाद भी थोड़ा सा काम हमने अभी उसमें किया है। संभव है करते रहें, लेकिन इसमें कई वर्ष गए इसको पूरा करने में। तो एक इसका संतोष है, लेकिन वही विषय है जो कथा साहित्य में आता रहा कि ये जो व्यापक अस्तित्व है विश्व का, उसके साथ लेखक का जो विधायक संबंध होता है, उसी को इसी में भी व्यक्त किया। और आपका हर साहित्य चाहे किसी भी ढंग में लिखा गया हो, ये जीवन सुंदर है, इसे सुंदरतम बनाना है, और बनाने वाला शिल्पकार इंसान ही है। तो ये संदेश आपका हर साहित्य देता है। ऐसे हमें, मुझे विनम्रता से कहने की जरूरत करती हूँ मैं, आपकी टिप्पणी उस पर। इसमें ऐसा नहीं कि हम मुग्ध हैं और दोष नहीं जानते।
हाँ, ये तो बहुत है। जानते हैं, बिल्कुल। बहुत जानते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ ने कालिदास के विषय में कहा कि जीवन के मंथन से जो विष निकला वो आपने पी लिया, और जो अमृत था उसका हमें दान किया। अमृत जो उठे छेलो करी गे छो दान, एक कहा। तो ये आदर्श होना चाहिए साहित्यकार का कि बुराइयां तो बहुत हैं, लेकिन बुराइयां ही देखते रहेंगे तो आप प्रेम नहीं कर पाएंगे। और प्रेम ही हमारा शस्त्र है जिसके द्वारा हम प्रेम का प्रसार कर सकते हैं। कबीर साहब तो कितने निर्मम थे, कभी लगा कि इतनी क्रूरता से वो बात कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम लड़ते थे तो कितने कटाक्ष उनके इस पर हैं, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा जो तत्व है कबीर साहब में, वो मानव प्रेम है। और ईश्वर को इसी रूप में इन्होंने देखा और एक परंपरा खड़ी हुई। ये जो गोरखनाथ थे, नाथ परंपरा, और दूसरी ओर भक्ति परंपरा। तो नाथ ऐसे थे जो टूट जाते लेकिन झुकते नहीं, भक्त ऐसे थे जो झुकते लेकिन टूटते नहीं। क्या तो बात है। नाथ और भक्त दोनों परंपरा एक कबीर साहब में है। फिर तुलसीदास, मैं पढ़ाता था तुलसीदास, कि मुरारी बापू के प्रति क्यों प्रेम है। तो हमने तो बहुत पढ़ा है, लेकिन इनको सुना तो लगा कि और भी कुछ कहने को है। और आज के संदर्भ में वो कहते हैं, मेरी एक पुस्तक इन पर भी है, मानस थी लोकमानस। मानस यानी रामचरित मानस से आज का लोकमानस। उसके भी कई संस्करण हुए हैं। अभी फिलहाल आप क्या लिख रहे हैं? कोई नया उपन्यास, स्तंभ लेखन तो आपका चल भी रहा है, उसके बारे में भी बताइए। तो नए लेखकों में भी कोई अच्छा लेखन करता है तो उसके विषय में मैं लिखता हूँ। वैसे प्रणाली नहीं होती है अखबारों में ऐसा, लेकिन मैं लिखता हूँ। ऐसे कोई अच्छी पुस्तक किसी भाषा में या वैश्विक रूप से कुछ हुआ तो उसके बारे में लिखता हूँ। लेकिन मेरा अपना जो लेखन है वो एक मुश्किल काम लिया है। एक तो ड्राफ्ट हो गया है, मसौदा जैसे कहते हैं, वो है ऋषभदेव, जो जैन धर्म के आदिनाथ, आदि तीर्थंकर, उनके दो बेटे भरत और बाहुबली। तो भरत को छोटा राज्य दे दिया था, वो काम करते थे, और भरत ने तो चक्रवर्ती का पद पाने के लिए व्यापक रूप से विजय यात्रा की। अब इसमें बाद में पता चला कि अभी ये चक्ररत्न नगर में प्रवेश नहीं करता तो क्या कमी है। तो सेनापति को लगा कि जो आपके छोटे भाई हैं बाहुबली, जो बहली प्रदेश के राजा है, उन्होंने आकर आपका स्वीकार नहीं किया, आपको प्रणाम नहीं किया, तो इनको ये करना चाहिए। तो दूत भेजा। दूत ने कहा कि पिताजी ने मुझे जगह दी है, मैंने इसका विकास किया और वहाँ आऊँगा मित्र के भाई के रूप में, लेकिन शरणागत होकर तो क्यों आऊँ, क्या वजह है। विवाद बहुत चला और सेनाएं लड़ी, लेकिन संहार हो रहा था इसलिए रोका गया। और फिर ये तय किया कि आप दोनों ही लड़ें, दो भाई ही युद्ध करें, क्योंकि सेनाएं नष्ट हो जाएंगी, हिंसा होगी। अहिंसा प्राण तत्व है जैन धर्म का। तो इसमें कई प्रकार के युद्ध होते हैं और अंतिम युद्ध में भरत अन्याय करते हैं बाहुबली का, और इनको क्रोध आता है और हाथ उठाते हैं और इनके सर पर चोट करते तो वो मर जाते भरत। लेकिन हाथ उठाया और हाथ प्रहार करने के लिए उद्युक्त हुआ, उसी समय प्रश्न हुआ कि क्यों इस विजय से क्या, और छोड़ के चले गए। ये विषय है, आगे भी चलता है। फिर अहंकार से मुक्त होने की बात इसमें भी आती है। लेकिन ये ऐसा विषय था, बरसों से मन में था कि लिखूंगा। मुश्किल है लिखना, क्योंकि घटनाएं नहीं मिलती, संदर्भ भी बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल। जैसा कि मैंने पहले आपसे विनती की कि राजस्थान हम आपसे सुनना चाहते हैं। राजस्थान। वगड़े वगड़े झाड़ टचुकड़ा, क्यांक होय ते पान विना न झूरे, डूंगर डूंगर भूरा कोरा, झरण विना न पत्थरिया मैदान, वसेला खूणे खांचरे गाम। सूर्यना खुल्ला ए आकाश मही, निज छवि विनानी फ्रेम निरखतु, जुग जुगनो निरवेद जिरवतु, प्रश्न विनानु चित्त होय त्यम, नियत शांति मा प्रसर्यु राजस्थान।
डॉक्टर रघुवीर चौधरी यांचा जन्म 5 डिसेंबर 1938 रोजी झाला. गुजराती भाषेतील सुप्रसिद्ध कादंबरीकार, कवी, नाटककार, कथाकार, ललित लेखक, समीक्षक, स्तंभ लेखक म्हणून त्यांचा नावलौकिक आहे. आजवर त्यांची 100हून अधिक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. 1992ला स्कूल ऑफ ओरिएंटल अँड आफ्रिकन स्टडीज लंडन विद्यापीठात व्याख्याते म्हणून ते कार्यरत होते. 1998 ते 2002 या कालावधीत साहित्य अकादमी नवी दिल्लीचे कार्यकारी सदस्य म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलंय. त्याचबरोबर 2002 ते 2004 या कालावधीत प्रेस क्लब ऑफ इंडियाचे सदस्य म्हणून त्यांनी काम पाहिलंय. त्यांच्या काही लक्षणीय कादंबऱ्यांमध्ये अमृता, रुद्र महालय, उपरवास ही त्रिधारा कादंबरी, सोमतीर्थ, आवरण, वेणुवत्सला, लागणी, श्याम सुहागी, बाकी जिंदगी, एक डग आगळ, बेडग पाछळ, उत्तर, तसंच त्यांच्या लघुकथांनी पण वाचकांच्या मनाला प्रभावित केलेलं आहे, ज्यात आकस्मिक स्पर्श, गैरसमज, अतिथीगृह, दास नारी चरित, दूरथी साथे. त्यांच्या कवितांमध्ये तमसा, बचावनामू, बहता वृक्ष, पवनमा या उल्लेखनीय आहेत. नाटकांमध्ये अशोकवन, झुलता मिनारा, सिकंदर, सानी, डिम लाईट आणि एकांकिकेमध्ये त्रिजो पुरुष उल्लेखनीय आहे. प्रवास वर्णनामध्ये तीर्थभूमी गुजरात, चीन भानी. त्याचप्रमाणे व्यक्तिचित्रणामध्ये सहरानी भव्यता आणि तिलक केर रघुवीर. समीक्षात्मक लेखनामध्ये वार्ता विशेष, जयंती पटेल, पन्नालाल पटेल. हास्य व्यंग्यात्मक लेखनात ऊंध उणे उपवास, जे घर नार सुलक्षणा, सुखे सुवे संसारमा. ललित निबंधनांमध्ये पुनर्विचार, मुद्दानी वाद, भृगु लांछन, प्रेम आणि काम. वैचारिक आध्यात्मिक ग्रंथांमध्ये वचनामृत आणि कथामृत, धर्मविवेक, भारतीय संस्कृती. आजना संदर्भमा डॉक्टर रघुवीर चौधरी यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलेलं आहे, ज्यात 1965 मध्ये काव्य लेखनासाठी कुमार पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 1975ला उमा स्नेह रश्मी पुरस्कार आणि रणजित राम सुवर्ण पदकाचे ते मानकरी ठरले. 1977ला उपरवास कथात्रयीसाठी साहित्य अकादमी पुरस्कारानं त्यांना सन्मानित करण्यात आलं. 1990ला उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थांचा सौहार्द सन्मान त्यांना मिळाला. 1996ला गोवर्धन राम पुरस्कार. 1997ला गुजरात साहित्य अकादमीतर्फे के मुंशी सुवर्ण पदकाचे ते मानकरी ठरले. 2002चा गुजरात साहित्य अकादमी गौरव पुरस्कार त्यांना जाहीर झाला. 2007ला हिंदी साहित्य अकादमी गुजरात साहित्य गौरव पुरस्काराने ते सन्मानित झाले. 2010ला महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीचा नर्मदा पुरस्कार त्यांना मिळाला. 2013ला साहित्य अकादमी फेलोशिप त्यांना प्राप्त झाली आणि नुकताच 2015चा 51वा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्काराने त्यांच्या साहित्य सेवेचा गौरव करण्यात आला. डॉक्टर रघुवीर चौधरी यांना आमचा मानाचा मुजरा.